नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हम हैं लाउड अभय दुबे शो में। अभय जी हमारे साथ 2 मिनट में जुड़ जाएंगे, लेकिन हमारे सामने जो सज्जन बैठे हैं इनको आप सब पहचानते हैं। ये देश के प्रख्यात अर्थशास्त्री और जिन्हें अभय जी कहते हैं जनता का अर्थशास्त्री, श्री अरुण कुमार जी, प्रोफेसर अरुण कुमार जी, जो जेएनयू के में प्रोफेसर हैं और देश के एकमात्र ऐसे विज्ञानी हैं, अर्थविज्ञानी, जो लोगों की नजरिए से बात रखते हैं। सर आपका स्वागत है अरुण कुमार जी। तो अभय जी आएंगे तो फिर वो जुड़ जाएंगे। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि जो बजट है, ये बजट, इसको लेकर के बहुत तरह की बातें कही जाती हैं, तो हम सवाल करेंगे, पर इस बजट का एक छोटा सा विश्लेषण अगर आप रख दें तो फिर हम आगे बातचीत शुरू करें। तो सबसे पहली बात, ये बजट आया है जो चुनाव के अभी नतीजे आए हैं उसके बाद, और जो सत्ता पार्टी है उसको लगा कि देश में नाराजगी है जिसकी वजह से उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उनको एक कोलिशन मिली जुली सरकार बनानी पड़ी है। तो लगा था कि उनको समझ में आएगा कि क्या बदलाव करना चाहिए आर्थिक पहलू पे, जो बजट में दिखना चाहिए था। सबको ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो पार्ट ए बजट का होता है स्पीच का, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं, वो सब तबकों को दिया जाता है, वो चाहे दलित हों, वो चाहे जो पिछड़े लोग हों, वो चाहे जो महिलाएं हों, नौजवान हों, किसान हों, वर्कर्स हों, इंडस्ट्री हो, सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छी बात कही जाती है कि हम ये कर देंगे। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि 75 साल में अब तक तो सारी समस्याएं हल हो जानी चाहिए थी अगर सब जो बजट में कुछ इम्प्लीमेंट किया होता। वही इस बजट के बारे में बात है कि इसमें बातें बहुत अच्छी की गई है, रोजगार के बारे में, किसानों के बारे में, और ये कहा गया है कि हम समस्या का हल निकाल लेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जो बजट होता है वो निर्भर करता है कि आपने उस चीज़ पे कितना पैसा रखा। अगर आपका एलोकेशन नहीं है तो वो बात सिर्फ हवा में बात हो जाती है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो जो बात कही जाती है, वो जो दिखाई जाती है, क्या उस पर अमल होगा। और इस बार तो ऐसा है कि हमारे पास इंटरिम बजट भी है जो इलेक्शन के पूर्व आया, और अब ये बजट है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करके देखें तो कोई ऐसा नहीं कि हमने ज़्यादा खर्च करके कोई चीज़ बदलने की कोशिश की हो। तो अगर आप देखें तो जो इंटरिम बजट 1 फरवरी को आया था और अभी जो बजट आया है उसमें महज 1% की बढ़त है खर्च में। तो ये कोई खास बढ़त नहीं है। तो अगर हमें जो प्राथमिकता देनी थी बेरोजगारी को, किसानी को, तो फिर हमें कुछ अपनी और जो स्कीम्स हैं बजट के अंदर उनको काट के देना चाहिए था, लेकिन ऐसा भी नहीं दिख रहा। और जैसे कि कृषि है, जो 9 प्रायोरिटी जो निर्मला सीतारमन जी ने जिक्र किया जिनका, उन 9 प्रायोरिटी में सबसे पहली प्रायोरिटी उन्होंने कृषि की रखी। उन्होंने कहा हम 1.52 लाख करोड़ जो है कृषि को देंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि बहुत बड़ी रकम है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में वो सिर्फ 6% ज़्यादा है। तो 6% ज़्यादा का मतलब कि जो इन्फ्लेशन है उससे जरा ही ज़्यादा है। तेरी कोई ऐसी बहुत बड़ी प्राथमिकता नहीं दिखती कि हमने 20% या 30% बढ़ा दिया होता कृषि का बजट। उसके जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का R&D का बजट है कृषि के लिए, वो बढ़ा दिया होता, जिससे कि जो बात की गई कि हम इतने सारे नए जो बीज निकालेंगे जो कि क्लाइमेट चेंज से जूझ पाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की परेशानी इस समय हमारे सामने आ गई है, क्योंकि हमारी जो बेमौसम की बरसात और जो गर्मी, भयंकर गर्मी मार्च अप्रैल के महीने में, जिससे कि हमारी गेहूं की फसल पे असर पड़ता है। तो ये सब बातें कुछ दिख नहीं रही। उसी तरह जैसे कि रोजगार की बात है, तो रोजगार की बात जो आज एक बहुत भयंकर रूप धारण किया है, क्योंकि महिलाओं में बहुत बेरोजगारी है और एजुकेटेड यूथ में, जो कि हमें दिख भी रहा है, चाहे सरकारी आंकड़ों में ना आए, पर दिख रहा है कि एयर इंडिया के जो कुछ 100 नौकरियों के लिए हजारों लोग आ गए, भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। गुजरात में जो वो रेलिंग टूट गई क्योंकि जो हजारों लोग आ गए, बच्चे लोग। उसी तरह जो आपने देखा पुलिस की जो भर्ती के लिए जो यूपी में आज से 4-5 महीने पहले जो हुआ था, तो 47 लाख बच्चों ने अप्लाई किया 60,000 नौकरियों के लिए। बस स्टैंड पे भीड़, रेलवे स्टेशन पे भीड़, लोग बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रहे थे और फिर इम्तिहान कैंसिल हो गया। तो ये दिखा रहा है कि जो समस्या बहुत ही भीषण है।
तो ये जो बेरोजगारी के लिए जो अभी कदम बताए गए हैं कि हम जब 500 बड़ी कंपनियों को कहेंगे कि वो इंटर्नशिप करें और 2 करोड़ लोगों को जो इंटर्नशिप करें 5 साल में, यानी हर एक कंपनी 4000 अतिरिक्त लोग बच्चों को जो इंटर्नशिप कराएगी। तो अभी ये स्कीम जब सिर्फ अनाउंस हुई है, इसके लिए क्या प्रावधान है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो हमें जो देखना है कि क्या हमारे जो बजट है, जो 48 लाख करोड़ रुपए का बजट है, क्या वो रोजगार पैदा करेगा या रोजगार कम करेगा। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है 11.11 लाख करोड़ का, तो 11.11 लाख करोड़ ज्यादातर जो जा रहा है वो कैपिटल इंटेंसिव क्षेत्रों में जा रहा है, यहाँ पे जहाँ पे कि कैपिटल का ज्यादा इस्तेमाल होगा और लेबर का कम इस्तेमाल होगा। तो जैसे बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर हो गए, बड़े बड़े हाईवे हो गए, पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट हो गए, तो ये जो सारी जो चीजें हैं इनमें रोजगार पैदा नहीं होता, क्योंकि जो पहले तो सड़क बनते आप देखते थे तो सैकड़ों लोग वहां पे काम करते दिखते थे। आज इनमें बड़ी बड़ी क्रेन, बड़े बड़े बुलडोजर, ट्रैक्टर, इनके उससे मुश्किल से 10 लोग काम करते दिखते हैं इस साइट पे। उसी तरह रेलवे फ्रेट कॉरिडोर है, वो भी हाईली मैकेनाइज कंस्ट्रक्शन है। फिर आपका पावर सेक्टर है, उसको अलॉटमेंट किया गया। तो ठीक है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पर प्राथमिकता कहाँ होनी चाहिए। प्राथमिकता होनी चाहिए पहले रोजगार आप जो पैदा करें, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा हो रहा है आज। तो उसके लिए जो बजट है वो 86,000 करोड़ रुपए पिछले साल था, अभी भी उतना है, यानी कि वो 5% घट गया है रियल टर्म्स में, उस पर आपने बढ़ाया नहीं। फिर आपका जैसे कि और कहाँ जाए आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं रूरल डेवलपमेंट में, तो उसको भी आपने बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ाया नहीं है। फिर आप जो जनरेट करते हैं हेल्थ में, तो हेल्थ में क्या किया, जितना जो पिछले साल का प्रावधान था उसको आपने खर्च नहीं किया, और अब आपने फिर उतना ही जो दोबारा प्रावधान कर दिया, यानी रियल टर्म में वो भी 4% कम हो गया। फिर शिक्षा है, उसमें आपने जरूर बढ़त किया है लेकिन 2 साल के बजट के पहले से कंपेयर करें तो उसमें कोई खास ज़्यादा बढ़त नहीं दिखाई पड़ती है। तो यानी कि जो क्षेत्र हो सकते थे जो लेबर इंटेंसिव, जहाँ पे रोजगार ज़्यादा पैदा हो सकता था, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, रूरल डेवलपमेंट है, इनमें जो प्रावधान ज़्यादा कुछ रखा नहीं गया है। और जो प्रावधान रखा गया है वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, कि हम जो कॉर्पोरेट सेक्टर 500 बड़ी कंपनियां हैं उनको कहेंगे कि आप ये जो 4-4 हज़ार हर साल आप एम्प्लॉय करिए। पर एक बार वो एम्प्लॉय कर भी लिया तो उसके बाद वो क्या करेंगे। जैसे अग्निवीर में परेशानी है कि भाई 4 साल बाद क्या करेगा जो लड़का है जो ज्वाइन करेगा अग्नि पथ स्कीम। उसी तरह यहाँ पे जब तक रोजगार पैदा आपके नहीं होंगे ज्यादा उस पे, तो ये जो समस्या सिर्फ जो है इंटर्नशिप देके या सिर्फ जो है अप्रेंटिसशिप देके उससे हल होने वाली नहीं है। ये एक तरह से कहा जाए तो सप्लाई साइड है। सप्लाई साइड की जगह इससे परेशानी डिमांड साइड की है, कि डिमांड कम है। अगर डिमांड ज्यादा होती तो जो आपका जो ग्रोथ होता तो जो उसमें जॉब क्रिएशन होता। आप कह रहे हैं कि हम बच्चों को ट्रेन कर देंगे, पर बच्चे जाएंगे कहाँ उसके बाद। तो इसलिए जो मेरा मानना है कि जो ये बजट है उसमें जो करना चाहिए था वो नहीं दिख रहा, कि रोजगार ज्यादा पैदा हो, कृषि की समस्या वो खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे देश में 94% तो असंगठित क्षेत्र है और 6% जो वर्कर हैं वो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो असली समस्या जो बेरोजगारी की है वो असंगठित क्षेत्र की है। वो जो 94% है वहां पे समस्या है। और 4 तरह की समस्या है। एक तो पहली है कि जो काम ढूंढ रहे हैं और काम नहीं मिल रहा उनको हम अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। दूसरे वो है जिनको कि 40 घंटे का काम नहीं है, और हमारी परिभाषा है कि अगर 1 घंटे का काम आपको हफ्ते में मिल जाए तो आपका रोजगार हो गया। तो आप 1 घंटे में तो परिवार नहीं चला सकते। और जो 8% बच्चे हैं जो पीएलएफएस के डेटा के अकॉर्डिंग, वो 8% बच्चे हैं जिनको 24 घंटे से भी कम का जो काम मिलता है। तो ये अंडर एम्प्लॉयड है। फिर तीसरी कैटेगरी वो है जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है, जो खेत पे जाता है लेकिन वहां पे कुछ काम नहीं है, पर उसको हम गिन लेते हैं कि वो जो रोजगार उसको हो गया। या जो महिलाएं घर में हैं जो कि मतलब घर पे काम कर रहे हैं, तो वो एक तरह से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। तो जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। और फिर जो चौथा है जिन्होंने काम ढूंढना ही बंद कर दिया, जिन बच्चों ने काम नहीं मिल रहा तो साल दर साल वो इम्तहान ले रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं और हताशा और निराशा के शिकार हैं। महिलाएं हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, परिवार की आमदनी ठीक से नहीं मिल रही है, तो परिवार का जो लालन पालन है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो 4 तरह की बेरोजगारी है। तो ये 4 तरह की बेरोजगारी को हमने अपनी रिपोर्ट में 2022 में आंका कि 28 करोड़ लोग हैं जिनके पास काम नहीं है या ढंग का काम नहीं है। तो 28 करोड़ की तो वो समस्या हो गई। और फिर हमने ये भी आंका कि जो 15 साल की उम्र पे जब सेकेंडरी स्कूल करके
वो जब जॉब मार्केट में आएंगे, 17 साल की उम्र पे हायर सेकेंडरी करके आएंगे, और जब 20 साल की उम्र पे बीए करके आएंगे, तो ऐसे कितने बच्चे जो 2022 में आते हैं। तो ये 27 मिलियन यानी 2.7 करोड़ बच्चे रेडी हैं जॉब मार्केट में आने के लिए। इस तरह से जब हम काउंट करें, अब 2.7 करोड़ में 25% मान लीजिए महिलाएं हैं जो सोशल कारणों से जो काम नहीं कर सकती हैं, उनको निकाल दिया तो फिर भी 2.4 करोड़ जो है जो पोटेंशियली काम हमें निकालना है। तो हमको ये 28 करोड़ का बैकलॉग कवर करना है, और 2.4 करोड़ जो बच्चे जॉब मार्केट में आ रहे हैं उनको, यानी कि कम से कम हमें 5-6 करोड़ काम हर साल निकालना है, तब जाके 5 साल में ये समस्या का हल निकलेगा। पर सरकार उसको डिनायल में है। सरकार कह रही है कि नहीं, 80 लाख काम ही चाहिए। अगर 80 लाख काम है तो जो इस साल के जो बच्चे जब मार्केट में आ रहे हैं उन्हीं को काम नहीं मिलेगा पूरा, है ना, वो भी जब परेशानी में घूमेंगे, और जो पहले से परेशानी में है उनकी परेशानी तो बढ़ती चली जाएगी। तो सरकार एक डिनायल में है। सरकार जो असंगठित क्षेत्र है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाह रही, क्योंकि वो संगठित क्षेत्र को प्रमोट करती है, जो हमारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। और इसीलिए अभी भी देखिए जो एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है उसमें यही सोच रहे हैं कि 500 बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के जो वो हैं वही जो समस्या का हल निकालेंगे, जबकि समस्या ये है कि वही समस्या की जड़ है, क्योंकि उनमें इतना मैकेनाइजेशन हो गया है, इतना ऑटोमेशन हो गया है, और खुद ही सरकार कह रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से और भी ज्यादा वो हो जाएगा। तो अभी मुझे मारुति से कोई बता रहे थे, जो मारुति के जो वर्कर से बात करते हैं, कि आज से 5 साल पहले मारुति 58 सेकंड में एक कार निकालती थी। 10 आदमी और 10 रोबोट मिलके वो काम करते थे एक कार पे। अब वहां पे 20 रोबोट और 5 आदमी काम करते हैं, और अब 38 सेकंड में कार निकल आती है। यानी उत्पादन आपका जो करीब पौने दो गुना बढ़ गया, और जब वहां पे वर्कफोर्स आधा हो गया। इसी तरह से बैंक ले लीजिए, इसी तरह से बाकी सेक्टर ले लीजिए, वहां पे ऑटोमेशन हो रहा है। अब हमको बैंक के अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सारा काम मोबाइल फोन पे हो जाता है या कंप्यूटर के द्वारा हो जाता है। तो बैंकों का स्टाफ आधा हो गया है, जबकि बैंकों का काम 1000 गुना बढ़ गया है पिछले 30-40 साल में। तो यानी कि ये जो समस्या है ये कॉर्पोरेट सेक्टर से हल नहीं होगी, जबकि हमारा सरकार का जो सारा का सारा फोकस है वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे है, संघर्ष क्षेत्र पे है। इसीलिए वो नोटबंदी लाए, इसीलिए वो गलत जीएसटी ले आए, इसीलिए वो एनबीएफसी का क्राइसिस आया, इसीलिए हमारा जो लॉकडाउन हुआ, इतने सडनली लॉकडाउन कर दिया जिसमें असंगठित क्षेत्र धराशायी हो गया। उस समय जो अजीम प्रेम जी की स्टडी आई थी कि जो वर्कर है, 80% वर्कर ने बोला कि हमारे पास इतनी बचत नहीं है कि हम एक हफ्ते अपना काम चला सकें। इसीलिए आपने देखा लाखों करोड़ लोगों को पलायन करना पड़ा शहरों से गांव की तरफ, क्योंकि यहाँ पे उनके पास जब रेंट देने को पैसा नहीं, उनके पास खाने पीने का पैसा नहीं, तो बच्चों को लेके, सामान को लेके धूप में अपना निकल पड़े। तो हमारे जो असंगठित क्षेत्र है उसकी हालात बहुत ही खराब है, और उसको हमें मदद करना सबसे जरूरी है, और वो बजट में हमने नहीं किया है। तो ये बजट जो है, ये जो असली समस्या हमारी है वो असली समस्या से नहीं जूझ रहा है। ये मतलब सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक तरह कहा जाए कि कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए ही काम करता चला जा रहा है। अरुण सर, हमारे साथ प्रोफेसर अभय दुबे जी जुड़ गए हैं। ये अभय दुबे जी के नाम का ही शो है। अभय जी, आपका स्वागत है। आप थोड़े लेट हो रहे थे तो हमने सर से पूछना शुरू किया कि इसकी एक संक्षिप्त व्याख्या कर दें। जो व्याख्या कर रहे थे, आप समझ गए क्या आपको कह रहे हैं। उनका कुल मिला के यही कहना है कि जितने वादे हुए हैं उनको पूरा करने। जी, तो अब आप अरुण जी से, क्योंकि पिछली बार भी आपने जिक्र किया था, हमारे साथ में है तो मैं तो इसका लाभ उठाना चाहता हूँ। और मैं अब मेरे मन में जो कुछ जिज्ञासाएं हैं और जो कुछ चीजें, हम लोग अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी में काम करते समय और मार्क्सवादियों के साथ लंबी सोहबत करते समय कुछ कुछ उनकी सुनी हुई बातों के आधार पर कुछ अपना अर्थशास्त्र संबंधी ज्ञान बनाया है, और उस ज्ञान से मैं संतुष्ट भी रहता हूँ। बात पूरी समझ में नहीं आती है, फिर भी उसको बोलना पड़ता है और समझ के अपनी बात कहनी पड़ती है। इसलिए आपके मतलब एक शिष्यवत आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ ताकि मेरी जिज्ञासाएं कुछ शांत हो जाए। एक चर्चा ये चल रही है कि पिछले कुछ सालों में जो कृषि का क्षेत्र है उसमें एक उछाल आया है। इस तरह का एक तर्क लगातार दिया जा रहा है, और वो जो इकोनॉमिक सर्वे में भी है तर्क उसमें। अच्छा, हम लोग आलोचना में लगातार ये कहते हैं कि कृषि के क्षेत्र की हालत तो बहुत खराब है। वहां किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, वहां पर बेरोजगारी है, लोग शहरों में जाते हैं और जो शहर से गांव में आते हैं उनको मनरेगा पे गुजर बसर करना पड़ता है। यानी कृषि क्षेत्र में जीवित रहने के लिए मनरेगा, आप सही आंकड़े दे रहे थे, बिल्कुल सही बात है, वो आंकड़े मुझे भी पता है।
लेकिन ये सरकार क्यों तर्क दे रही है और इकोनॉमिक सर्वे में ये बात क्यों लिखी गई है, और जो सरकार समर्थक अर्थशास्त्री हैं वो हमेशा कहते हैं, कम से कम 2-3 साल से मैं सुन रहा हूं ये, कि कृषि क्षेत्र में रिकवरी हो रही है। तो इसका महरहस्य क्या है? देखिए, कई चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो कृषि का जो उत्पादन के आंकड़े हैं वही अब जो विशेषज्ञ हैं वो उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके साफ नजर आता है कि पिछले साल सरकार ने कहा कि हमारा रिकॉर्ड उत्पादन हुआ गेहूं और चावल का, पैडी का। हाँ, अब रिकॉर्ड उत्पादन हुआ तो दाम नहीं बढ़ने चाहिए थे, लेकिन दाम बढ़ने लगे क्योंकि गर्मी ज्यादा हो गई। मार्च अप्रैल के महीने में गेहूं की फसल पे असर पड़ा। जून जुलाई अगस्त में बारिश देर से हुई तो उसका पैडी पे असर पड़ा। फिर भी सरकार ने कहा कि नहीं, हमारा तो उत्पादन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, तो रिकॉर्ड उत्पादन होने पे दाम नहीं बढ़ने चाहिए थे। फिर जब दाम बढ़ने लगे तो सरकार ने उसके एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया। पहले वीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया, फिर पैडी के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, फिर भी दाम बढ़ रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि हमारे जो आंकड़े हैं, जो गेहूं के और जो चावल के उपज के, वो आंकड़े सही नहीं है। दूसरा, जो हमारा जो एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना है उसकी वजह से जो हमारी सब्जियां हैं और फल हैं उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। क्योंकि जब मार्च अप्रैल में गर्मी ज़्यादा हो गई तो उस समय जो वेजिटेबल्स आते हैं, सब्जियां आती हैं और जो फल आते हैं, सिट्रस फ्रूट वगैरह आते हैं, सब पे बुरा असर पड़ा। और जब बारिश में देर से हो जाती है तो उसका भी असर जब पड़ता है। फिर अकस्मात जब बारिश तेज हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, उसका भी असर पड़ता है। तो हमारा जो प्रोडक्शन है उसको हमें डेप्रिशिएट करना चाहिए कि जो नुकसान हो जाता है वो कितना है। सरकार उसको डेप्रिशिएट नहीं करती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब ये पैंडेमिक के दौरान जब हमने देखा कि आज़ादपुर मंडी में आधे से भी कम सब्जी फल आ रहा था जो नॉर्मल टाइम में आता था, हाँ, तो वो जो खेत में ही सड़ जा रहा था। पूना के खबर है कि जब फूल जो थे वो मार्केट में नहीं आ पा रहे थे, कि वो खेत में ही सड़ जा रहे थे, वो डिमांड ही नहीं थी। तो हमने कहा कि प्रोडक्शन हो गया लेकिन वो अब उपलब्ध नहीं है मार्केट में, तो मतलब डेप्रिसिएट हो गया। तो डेप्रिसिएशन तो लगा नहीं रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उतना उत्पादन हो गया, पर उत्पादन होने से वो मार्केट में ना आए तो फिर तो उसका असर होगा। तो इसी में जो हमारा जो उत्पादन है उसके आंकड़े सही नहीं है। जो डेप्रिशिएट करना चाहिए हमें उत्पादन को, वो डेप्रिशिएट हम नहीं कर रहे और हम क्लेम कर रहे हैं। तो सरकार क्लेम तरह तरह के कर रही है, जैसे कि वो सरकार क्लेम कर रही है कि आज हमारी ग्रोथ 7-8% की है। लेकिन ये 7-8% की ग्रोथ कहाँ से आ रही है? ये संग्रहित क्षेत्र से आ रही है। असंग्रहित क्षेत्र तो धराशायी हो गया, वो तो गिरावट पे है। कम से कम जैसे कि जगह जगह से खबर आ रही है, एफएमसीजी सेक्टर से, लेदर गुड सेक्टर से, प्रेशर कुकर इंडस्ट्री से, टेक्सटाइल सेक्टर से, फिर आपके जो ट्रेड सेक्टर से, कि ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर गिरावट पे है, क्योंकि डिमांड अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में चली गई है। तो ये जो हुआ है इसका मतलब है कि हमारे आंकड़े जो 7-8% की ग्रोथ के हैं वो सिर्फ संग्रहित क्षेत्र के हैं, 55% उत्पादन के हैं। तो यानी कि वहां से आपको 3.75% मिला, और असंग्रहित क्षेत्र जो 45% है, अगर वो 5% पे भी गिरावट पे है तो 2% नेगेटिव वहां से हो गया। तो आपकी ग्रोथ 7-8% नहीं है, वो 1-2% है। तो ये जो हमारे आंकड़ों में खेल हो रहा है ना, इसका बहुत बड़ा असर है। और सेंसस नहीं होने से और भी ज्यादा आंकड़ों में गड़बड़ी आ रही है। ये तो सरकारी जो हमारे जो एनालिस्ट हैं, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर की, वहां पे जो उनके चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि हमारे आंकड़े सही नहीं है। तो आंकड़े सही नहीं है, ये एक बनावटी खेल किया जा रहा है जिसमें कि जनता को ये दिखाया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और हम अभी जब 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और आगे आने वाले समय 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मेरा मानना है जो गिरावट नोटबंदी के बाद से हुई, अभी हम 9वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, वो अभी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हुए। और आज का जो 1 या 2% के ग्रोथ रेट पे हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं बनने वाले हैं 2027 तक। तो इस रेट पे तो हमारी परेशानी होगी। और देखिए इसके सारे असर क्या है, जब असंग्रहित क्षेत्र में 94% गिरावट पे है तो डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो उत्पादन कम हो जाएगा। और आरबीआई के आंकड़े दिखा रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है पिछले 7-8 साल में वो 70 और 75% के बीच में है। यानी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आप 100 कारें अगर बना सकते हैं और आपकी 70 कारें बिक रही हैं, तो आप 110 कार का प्रोडक्शन का क्यों जो प्लान करेंगे? आप 10 कार का अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? इसी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिर गया है देश में। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि डिमांड नहीं है। तो इसकी वजह से असमानता भी है। जो संग्रहित क्षेत्र में उनकी आमदनी बढ़ रही है, जो असंग्रहित क्षेत्र वाले उनकी आमदनी गिर रही है।
तो कृषि में भी आमदनी गिर रही है, क्योंकि एक तरफ कॉस्ट बढ़ गया, दूसरी तरफ ट्रेड की मार्जिन बढ़ गई। तो हम लोग कंज्यूमर के तौर पे शहर में ज्यादा दाम देते हैं, लेकिन जो किसान है उसको दाम का जो फायदा नहीं मिलता है। तो 85% तो आपको पता है कि जो किसान छोटे और मझौले किसान है, उनकी मार्केट में कोई पावर नहीं होती, उनको जो ट्रेड है वो कर लेता है। तो अगर आपका आलू जो खेत में 5 रुपए या 10 रुपए बिक रहा है, तो दिल्ली में 40 रुपए बिकेगा, क्योंकि उसमें मार्जिन अर्थिया की है, होलसेलर की है, रिटेलर की है। तो यानी कि जो खेत पे जो किसान है उसको सही दाम नहीं मिल रहा, तो उसकी आमदनी भी सही नहीं होगी। तो ये जो सारी चीज जो आपने कही कि दाम का है, आमदनी का है, गैर बराबरी का है, बेरोजगारी का, ये सारा जुड़ा हुआ है असंगठित क्षेत्र से। और जी असंगठित जी क्षेत्र को हमने एक तरह से अदृश्य कर दिया है, तो डेटा में नहीं बिल्कुल आता तो वो अदृश्य हो गया है। तो इसलिए हम पॉलिसी भी नहीं बना रहे उसके लिए अलग से। जब तक पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो उसकी परेशानी नहीं जाएगी। तो हमको तो बजट में एक तरह से प्रावधान करना चाहिए था, उसके लिए एलोकेशन करना चाहिए था, जिससे हम तेजी से समस्या से डील कर पाए, और जो हमारी जो देश में जो परेशानियां हैं उसको हम कम कर पाए। ठीक। अच्छा, एक दूसरी बात ये कही जा रही है कि आज के ही इकोनॉमिक टाइम्स में खबर है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है उसके अंदर कुछ टर्न अराउंड शुरू हुआ है। तो ये जो तर्क है कि टर्न अराउंड शुरू हुआ है, किस आधार पे ये पता लगाती है? तो एक पहला सवाल तो ये है। दूसरी एक बहुत ज्यादा चर्चा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की, क्योंकि इस बजट में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में जो घोषणा हुई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सर्वाधिक अलोकप्रिय कदम है। उससे भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक मध्य वर्ग है या जो भी लोग पैसे मतलब खुशहाल लोग माना जाता है कि भाजपा के समर्थक होते हैं, उन लोगों में भी इस बात को लेकर बहुत नाराजगी है। तो ये दोनों चीजें क्या है, इसके बारे में संक्षेप में थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, ऐसा है कि हमारे जो आंकड़े आते हैं वो संग्रहित क्षेत्र के आंकड़े आते हैं। तो जो जी टर्न अराउंड की बात है वो सिर्फ संग्रहित क्षेत्र के टर्न अराउंड की बात है। असंग्रहित क्षेत्र जो बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ 6 करोड़ जो यूनिट्स हैं वो माइक्रो यूनिट्स हैं, 6 लाख जी स्मॉल और मीडियम यूनिट्स हैं, और 6,000 लार्ज यूनिट्स हैं। ये जो जी लार्ज यूनिट्स हैं और जो मीडियम सेक्टर है, जिसमें कि 30-40 हज़ार यूनिट्स हैं, ये उनकी बात है कि वहां पे जय जय हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि डिमांड असंग्रहित क्षेत्र से संग्रहित क्षेत्र में शिफ्ट हो गई है, इसीलिए वो 7-8% बढ़ रहा है। तो जो टर्न अराउंड की बात है वो सिर्फ डिमांड शिफ्ट की बात है। उसका मतलब ये नहीं कि असंगठित क्षेत्र में टर्न अराउंड हो रहा है। और जब तक असंगठित क्षेत्र में टर्न अराउंड नहीं होगा तब तक बेरोजगारी रहेगी, तब तक जो गैर बराबरी रहेगी, और ये सारी समस्याएं वैसी की वैसी बनी रहेंगी। जो पिंक पेपर्स हैं, वो पिंक पेपर्स हुई अलग से डेटा थोड़ा इकट्ठा करते हैं। और हमारा जो जी क्वार्टरली डेटा आता है, क्वार्टरली डेटा में तो सिर्फ 300-400 कंपनियों का ही डेटा होता है, वहां पे 6,000 कंपनियों का भी डेटा नहीं होता है। उनकी बैलेंस शीट जो आती है 300-400 कंपनियों, उनके आधार पर डेटा निकाला जाता है। तो पूरा संग्रहित क्षेत्र भी क्वार्टरली डेटा में नहीं आता, असंग्रहित क्षेत्र को छोड़ दीजिए। मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो ईपीडब्ल्यू को भेजा था, किसी पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने पब्लिश नहीं किया, 2019 में मैंने भेजा था। मैंने उसमें खोज करके देखा कि 2017 की जो मेथडोलॉजी है कि हम जीडीपी किस तरह से नापते हैं, तो मैंने देखा कि 39 सब सेक्टर्स हैं असंगठित क्षेत्र के, उनमें 29 सब सेक्टर्स को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर के डेटा से मेजर करते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है तो हमने मान लिया कि असंगठित क्षेत्र भी बढ़ रहा है, जबकि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। तो एक गिरते हुए सेक्टर को आप एक बढ़ते हुए सेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे तो अपने आप जीडीपी ओवरस्टेट करेंगे, तब आपको लगेगा कि जी ये बढ़ रहा है। तो हमारा जो टैक्स जो कलेक्शन है वो भी संगठित क्षेत्र से है। तो लोग कहते हैं जी जीएसटी बढ़ गया तो अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। मैं कह रहा हूँ जीएसटी बढ़ने का मतलब है संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। फिर वो कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स बढ़ रहा है। अब कौन लोग कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स देते हैं? वो भी संगठित क्षेत्र पे ही देते हैं, असंगठित क्षेत्र वाले उसके दायरे में नहीं आते। तो जैसे कि इनकम टैक्स का डेटा आता है तो 9 करोड़ लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उस 9 करोड़ लोग जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसमें प्रधानमंत्री जी ने खुद 15 अगस्त को जो है लाल किले से बोला कि सिर्फ 1.5 करोड़ है जो इफेक्टिव टैक्स पेयर हैं, क्योंकि 5 करोड़ जो हैं वो तो नील रिटर्न फाइल करते हैं। उनकी तो आमदनी इतनी कम है कि उनका जो टैक्स कुछ देने का वो है ही नहीं, लेकिन उनको क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर की आमदनी है तो टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो ये हो गया। फिर जो करीब 2 करोड़ लोग हैं जो इन 5 करोड़ और वो 1.5 करोड़ के बीच में हैं, उनको हम कह सकते हैं मिडिल क्लास। तो 140 करोड़ में से 2 करोड़ मिडिल क्लास है। तो हमारा मिडिल क्लास बहुत छोटा है, ज्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास या गरीब हैं, है ना। तो ये हमारे कंजम्पशन के डेटा में भी आ रहा है कि हमारा कंजम्पशन जो है वो जीडीपी अगर 7% ऑफिशियली दिखा रहे हैं तो ऑफिशियली हमारा कंजम्पशन 3-3.5% बढ़ रहा है। तो क्यों कम बढ़ रहा है? क्योंकि जो इनकम हमारी अमीरों की तरफ जा रही है और अमीर की खपत कम होती है। अगर आप एक अमीर आदमी को 100 रुपए दे देंगे तो 5 रुपए खर्च करेगा, 95 बचा लेगा, क्योंकि तो जो खर्चा करना है वो कर रहा है।
गरीब को 100 रुपए दे देंगे तो अपने लिए कुछ कपड़ा खरीद लेगा, पत्नी के लिए कुछ चप्पल खरीद लेगा, बच्चे के लिए स्कूल बैग खरीद लेगा, किचन के लिए कुछ ले लेगा, पूरा 100 खर्च कर देगा। तो डिमांड वहां से जनरेट होती है और वहीं पे असंगठित क्षेत्र में पिट रहे हैं लोग, तो इसलिए वहां पे डिमांड जनरेट नहीं हो रही है। तो इसलिए ये जो बात है कि हमारा टर्न अराउंड हो रहा है, वो टर्न अराउंड की बात जैसे कि पिंक पेपर में आ जाता है कि अभी बच्चों का अभी वो हुआ है तो उनको 1.5 करोड़ का पैकेज मिल गया, 2 करोड़ का पैकेज मिल गया। अब 1.5 करोड़ का पैकेज, 2 करोड़ का पैकेज कितनों लोगों को मिला? 5 लोगों को मिला। जो जॉब मार्केट में आ रहे हो तो 24 मिलियन आ रहे हैं, 2.4 करोड़। तो पिंक पेपर उछाल देंगे कि जी ये 2 करोड़ का पैकेज मिल गया, 1.5 करोड़ का पैकेज मिल गया, जैसे कि सबको पैकेज मिल गया। तो ये जो पिंक पेपर्स हैं ये कॉर्पोरेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका हक। दूसरी बात आपने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की, तो ये जो कैपिटल गेन्स होता है ये होता है कि एक पेपर गेन, यानी आपकी जो संपत्ति है उसका दाम बढ़ता चला जा रहा है ना। तो आपका घर है, आपने 10 लाख में बनाया, आज वो 1 करोड़ का हो गया, कल वो 2 करोड़ का हो गया, तो एक पेपर गेन हो रहा है। तो होता क्या है कि स्पेकुलेटिव एक्टिविटी होती है एक तरह से, जैसे स्टॉक मार्केट है, हिंदुस्तान लीवर तो वहीं का वहीं है, लेकिन उसका दाम बढ़ गया, जब 1000 हो गया, 2000 हो गया, 3000 हो गया। तो ये कैपिटल गेन मतलब जो होता है ये एक पेपर गेन होता है। और इस स्पेकुलेटिव गेन से क्या होता है कि जो आपका रियल इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। अगर आपको बैठे बिठाए घर में 6 महीने में 20% का रिटर्न आ रहा है, तो आप इंडस्ट्री में क्यों खपाएंगे? वहां तो 20% रिटर्न आपको 3 साल बाद मिलेगा जब इंडस्ट्री सेटअप कर लेंगे वगैरह। तो ये जो स्पेकुलेटिव गेन्स होते हैं, इससे जो रियल इन्वेस्टमेंट है उस पर असर पड़ता है। तो इसलिए उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाता है, जिससे कि वहां पे जो थोड़ी वो एक्टिविटी कम हो। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब कि आप सिर्फ प्योरली स्पेकुलेशन कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म मतलब कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में होल्ड कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर वो उतना टैक्स की छूट मिल जाती है। तो लोग जो कह रहे हैं वो मिडिल क्लास नहीं कह रहा। मिडिल क्लास कैपिटल गेन्स के दायरे में आता ही नहीं, उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा वो 2-2.5 करोड़ लोगों की बात है। जो ये कह रहे हैं वो अमीर लोग कह रहे हैं, जिनको जो स्टॉक मार्केट में रिटर्न मिल रहा है, जिनको कि रियल एस्टेट में रिटर्न मिल रहा है, जिनके पास संपत्ति। तो मेरा मानना है कि देश में 3-4% लोग हैं जिनके पास संपत्ति ज्यादा है, उन्हीं को कैपिटल गेन्स का असर पड़ता है, वही लोग स्पेकुलेट करते हैं, उन्हीं की सेविंग ज्यादा है। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को तो हमें कम रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हमें ज्यादा रखना चाहिए। तो अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को जो 12.5% कर दिया है, और जो इंडेक्सेशन है जो रियल एस्टेट का उसको हटा दिया है। वो इंडेक्सेशन नहीं हटाना चाहिए था, क्योंकि जो संपत्ति आज से 10 साल पहले जिस दाम पे बनी थी उस दाम पे आज नहीं बन सकती है, उसका दाम तो बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन है, तरह तरह का और भी है। तो इसलिए वो जो इंडेक्सेशन रखना चाहिए था। और जो कैपिटल गेन्स का टैक्स मतलब 12.5% कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो और भी ज्यादा हो सकता था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% है, वो और भी ज्यादा हो सकता था, जिससे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कम हो। पर हाँ, इंडेक्सेशन नहीं हटाना चाहिए था। अच्छा, तीसरी बात जो मैं जानना चाहता हूं कि इस बजट की इसलिए तारीफ हो रही है, कहा जा रहा है कि इसमें फिस्कल कंसोलिडेशन काफी अच्छा हुआ है, जो राजकोषीय सुरक्षा है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की कायम रखी गई है इस बजट द्वारा। इस बात का क्या मतलब? देखिए, ये एक मॉनेटरिस्ट फिलॉसफी के तहत आता है। मॉनेटरिस्ट फिलॉसफी कहती है कि हमें सरकार को रिट्रीट करना चाहिए, सरकार को ज्यादा इंटरवीन नहीं करना चाहिए अर्थव्यवस्था में। तो 2 बातें कहते हैं, एक तो ये टैक्स कम कर दीजिए जिससे कि लोगों को इंसेंटिव हो इन्वेस्ट करने का। तो आपने टैक्स कम कर दिया तो जब आपके पास पैसा कम होगा तो आप जब पब्लिक सेक्टर इंटरवीन नहीं कर सकता अर्थव्यवस्था में। और दूसरा, जब आपका डेफिसिट को भी कंट्रोल कर दिया तो और भी अजय आपके ऊपर अंकुश लग गया। तो ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, IMF हैं, वर्ल्ड बैंक हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वगैरह हैं, ये यही चाहती हैं कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिले और पब्लिक सेक्टर का जो दायरा है वो सिमटता चला जाए। तो ये दोनों चीजें हैं। तो इसके सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो ईस्ट यूरोप के पास कैपिटल नहीं था, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने टैक्स रेट काटने शुरू कर दिए। तो दिस इज कॉल्ड द रेस टू द बॉटम। रेस टू द बॉटम मतलब टैक्स रेट सारे गिरते चले गए। फिर ब्रिटेन को भी घटाना पड़ा, जर्मनी को भी घटाना पड़ा, फ्रांस को भी घटाना पड़ा अपना टैक्स रेट, जिससे कि कैपिटल सारा का सारा वहां ना चला जाए, कुछ कैपिटल उनके पास आ जाए। आयरलैंड जैसी देश जो एक गरीब देश माना जाता था यूरोप में, वो एक सबसे अमीर देश बन गया, क्योंकि सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, स्टारबक्स हैं, गूगल वगैरह, उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स वहां लगा दिए, क्योंकि वहां पे टैक्स रेट इतना कम हो गया। तो सारी दुनिया में टैक्स रेट कम हुए। तो ये जो टैक्स घटाने की वो प्रवृत्ति है, उससे सरकार का दायरा सिमट जाता है। पर हमारे जैसे देश में जहाँ पे इतनी गरीबी है, हमारे यहाँ वेलफेयर स्कीम्स के बहुत मायने हैं। सरकार के पास रिसोर्सेज होने चाहिए,
वो रिसोर्सेज से फिर वो जनता का जो खुशहाली का ध्यान रखे, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पीने का पानी है, खाना पीना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो असंगठित क्षेत्र में हैं वो गरीब हैं, तो उनके लिए खाने पीने की भी व्यवस्था करना ज़रूरी है। तो इसलिए हमारे देश में ये जो कहा जा रहा है कि फिस्कल कंसोलिडेशन हो रहा है, ये एक इंटरनेशनल जो एजेंसीज है उसके दबाव में जो हो रहा है, वो कोई हमारे जो आम जनता के हक में नहीं हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि इस समय जब डिमांड कम है तो आप फिस्कल डेफिसिट घटा देंगे तो डिमांड और कम हो जाएगी। एक ये है कि भाई आपका कंजम्पशन बहुत नहीं बढ़ रहा, आपका एक्सपोर्ट बहुत नहीं बढ़ रहा, आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत नहीं बढ़ रहा, एक सरकार है जो कि डिमांड जनरेट कर रही थी। तो इस स्थिति में जबकि आपके जो डिमांड कम है तो उसमें फिस्कल डेफिसिट नहीं काटना चाहिए। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट आप काटेंगे तो आपकी जो डिमांड की समस्या और बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमारे इस समय के लिए फिस्कल कंसोलिडेशन का कोई बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है। इसमें एक चीज़ और जुड़ी हुई है कि जब फिस्कल कंसोलिडेशन में आपने 2.11 लाख करोड़ रुपया आपने आरबीआई से ले लिया, तो वहाँ से आपने वो कर लिया, तो 0.5% जीडीपी का तो वहाँ से कवर हो गया आपका। जो तो इसे कोई वो जो आरबीआई ने पैसा दिया वो एक तरह से प्योर डेफिसिट फाइनेंसिंग है। वो मतलब जो उन्होंने जो पैसा दिया है, जैसे पहले डेफिसिट फाइनेंसिंग होता था 97 के पहले, हमने बंद कर दिया डेफिसिट फाइनेंसिंग कि सरकार नहीं, अब मार्केट से ही ले। अब ये दोबारा कर रहे हैं कि वहाँ से जो ज़्यादा सरप्लस लेके आरबीआई से एक तरह से डेफिसिट फाइनेंसिंग को दोबारा इन्होंने कर दिया है। तो फिस्कल कंसोलिडेशन उस माने में उतना नहीं है जितना कि कहा जा रहा है। एक और जरूरी बात दिमाग में आती है कि सरकार ने बजट में घोषणा की कि उसने आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए अमरावती राजधानी बनाने के लिए आर्थिक रियायत के तौर पे दिए। लेकिन तेलुगु देशम के प्रवक्ता ने तुरंत कहा उसके थोड़ी देर बाद टीवी पर, मैं भी वहां पर था, कि ये केवल 15,000 करोड़ रुपए हमें नहीं मिले हैं, हमको बजट से पहले ही 60,000 करोड़ रुपए के एक पैकेज का वायदा कर दिया गया है। यानी इन दोनों को मिला दिया जाए तो आंध्र प्रदेश को 75,000 करोड़ रुपए मिले या मिलने का देने का वायदा किया गया है। उधर बिहार को तो घोषणा करी थी निर्मला सीतारमन ने कि 59,000 करोड़ रुपए, 59,000 करोड़ रुपए बिहार के लिए दे दिए गए हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 1,30,000 करोड़ रुपए दो राज्यों को दे दिए गए। जाहिर है कि गठजोड़ राजनीति की उसमें मजबूरियां हैं, वो तो ठीक बात है, लेकिन क्या ये एक ही, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या ये सारे रुपए एक ही साल में उनको दे दिए जाएंगे या ये धीरे धीरे करके 5 साल तक दिए जाएंगे? और अगर एक साल में दे दिए जाएंगे तो 8 महीने बचे हैं इस वित्त वर्ष में खत्म होने में, केवल एक साल में कोई भी प्रदेश इतने पैसे नहीं खर्च कर सकता है। तब क्या होगा? या अगले साल ये लोग फिर मांगेंगे पैसे सरकार से, क्योंकि ये तो सरकार की बाह मरोड़ सकते हैं ना, क्योंकि उनके पास 28 सीटें हैं लेकिन वो 280 सीटों की बराबर ताकत दिखा रहे हैं अपनी। तो ये जो हो रहा है बजट में खेल, इन दोनों ने कहा ठीक है मंत्रिमंडल आप जैसा चाहे अपना बना लीजिए, लेकिन हम अपना दावा जो है ना वो बजट पर करेंगे, ठोकेंगे। तो बजट पर उन्होंने दावा ठोका और एक तरह से उन्होंने अपनी सारी बातें नरेंद्र मोदी से मनवा ली। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी ने इस डर के मारे बातें मान ली कि अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे या आंशिक रूप से मानेंगे तो इनकी विधानसभा में प्रस्ताव पारित करेंगी, हमारे खिलाफ नारेबाजी शुरू हो जाएगी और हमें चेतावनियां दी जाने लगेंगी। उससे हमारी जो आर्थिक सत्ता है उसके कमजोर या अस्थिर होने की तस्वीर पेश होगी। तो वो ये नहीं चाहते किसी भी कीमत पे। लेकिन 1,60,000 करोड़ रुपए इन दोनों को दे दिए गए हैं या देने का वायदा किया गया है, या एक ही बार में दे दिए जाएंगे या धीरे धीरे दिए जाएंगे, ये सब क्या है? इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं, अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी इनके साथ ये सौदा करते कि आपने जो मांग की है उसका हम केवल 25-30% देंगे आपको केवल, तो मेरा मानना है कि ये लोग एनडीए छोड़ के थोड़ा जाते। इनके एनडीए में ये कोई एनडीए छोड़ के नहीं चले जाते, सरकार नहीं तोड़ देते ये लोग। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इनकी सारी बातें मान ली। नरेंद्र मोदी कह सकते थे कि हम 25% इस बार मानेंगे, 25% अगली बार मानेंगे, 25% फिर उससे अगली बार मानेंगे। लेकिन हुआ क्या है? ये आर्थिक रूप से दृष्टि से ये खेल क्या है? देखिए, अगर आप जो बजट का एक हिस्सा होता है ट्रांसफर्स टू द स्टेट्स का, अगर उसमें देखें तो वहां पे कोई प्रावधान कोई खास दिख नहीं रहा कि ऐसा कुछ प्रावधान है। तो होता क्या है, जो ट्रांसफर होते हैं वो कई तरह से होते हैं, और जैसे आपने सही कहा वो कोई एक साल में नहीं है। अमरावती कोई एक साल में तो बनेगी नहीं, वो तो उसको 3 साल 5 साल 7 साल लगेगा। तो वो 15,000 करोड़ रुपया जो है वो जो खर्च होगा अगले 5 साल में या जो भी है। और दूसरी बात ये कि वो 15,000 करोड़ रुपया वो लोन के फॉर्म में आएगा मल्टीलैटरल एजेंसी से, वो बजट से नहीं आ रहा है। बजट में उसका कोई प्रावधान नहीं है ना। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं बजट में जो अनाउंस की जाती हैं वो बैंकों के लोन से होती हैं, ना कि वो बजट के प्रावधान से होती हैं। तो ये एक बहुत अहम चीज है
कि वो लोन तो फिर सरकार को लौटाना पड़ेगा, वो आंध्र सरकार लौटाएगी या बिहार की सरकार लौटाएगी, जो भी लौटाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि मुफ्त में सारा पैसा मिल रहा है। और अगर आप देखें तो जो ट्रांसफर टू द स्टेट्स है, उसमें जो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन है फिजिकल फाइनेंस कमीशन का, वो डिवोल्यूशन जबरदस्त गिरावट पे है पिछले 3 साल से। और जो लोन्स है वो बढ़ रहे हैं, तो स्टेट्स को जो लोन के फॉर्म में मिल रहा है वही बढ़ रहा है। तो 2-3 चीजें जो आपने कही, एक तो ये 5 साल का प्लान है, कोई ऐसा ही नहीं कि जो आपका जो कॉरिडोर आप बना रहे हैं या गया में आप जो बना रहे हैं वो 1 साल में ही सब तैयार हो जाएगा। वो समय लगेगा, उसका स्कीम बनेगी, स्कीम बन के फिर खर्चा होगा, तो खर्चा थोड़ा बहुत अभी 1000-2000 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा, बाकी वो स्कीम को चलाया जाएगा अगले 4 साल, 5 साल, 6 साल। और कई बार होता है कि स्कीम शुरू होती है लेकिन उसके बाद ठप हो जाती है, उसके बाद आपको कुछ ज्यादा अलॉट करने की जरूरत भी नहीं होती है। तो इसलिए पहली बात तो ये कि सारा खर्चा एक साथ नहीं है। दूसरा कि काफी कुछ इसमें लोन का हिस्सा है, वो डायरेक्ट बजट से नहीं आ रहा है। और ये बात सिर्फ यहाँ पे नहीं है स्टेट्स के ट्रांसफर में, वो और कई चीजों में भी है। जो डायरेक्ट बजट से नहीं आ रहा, वो अनाउंस कर देंगे कि हम 1 लाख करोड़ का प्रावधान रखेंगे, तो प्रावधान वो बजट से थोड़ा होगा, बाकी सिडबी के ऊपर हो जाएगा, बाकी आईडीबीआई के ऊपर हो जाएगा, या और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो बजट में प्रावधान है उसको हमें देखना है कि उसमें कितना है। वो एक्चुअली आपको कह रहा है कि 15,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान नहीं है? नहीं, वो तो साफ साफ उन्होंने अनाउंस करते समय कहा कि वो तो मल्टीलैटरल एजेंसी से लोन दिलवाएंगी वो। अच्छा, ये कहा है। हाँ, तो खुद ही उन्होंने कह दिया था, वो तो बात साफ हो गई थी उसी समय। और ये बिहार को 59,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ये भी जहां तक मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा अपने जो इसमें जो ट्रांसफर में है, तो वो भी मुझे लगता है कि वो 5 साल की स्कीम होगी जो देंगे, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कि आप जो गया के लिए कर रहे हैं, जो आपको रोड प्रोजेक्ट कर रहे हैं या ब्रिज का है वो जो कल तैयार हो जाएगा। जो ब्रिज आप कह रहे हैं वो तो कम से कम 7-8 साल लगेगा, जो 20,000 करोड़ रुपए की बात। आंध्र प्रदेश स्वयं भी अगर मल्टीलेटरल एजेंसीज को आवेदन करता तो क्या उसे लोन नहीं मिलता? नहीं, उसका असल में क्या है कि बिहार और आंध्रा की समस्या ये है कि उनके फाइनेंसेस काफी परेशानी में आ गए, क्योंकि जब उनका विभाजन हुआ तो हैदराबाद चला गया तेलंगाना, और हैदराबाद से बहुत टैक्स आता था, तो उनके टैक्स में परेशानी हो गई। फिर जब बिहार में जब सेपरेशन हुआ झारखंड से, सारी मिनरल्स वहां चली गई। बिहार की भी हालत, बिहार सबसे गरीब प्रांत है, तो डायरेक्टली उनको मल्टीलैटरल एजेंसी से शायद ना मिल पाए, इसलिए सरकार कह रही है कि हम उसको दिलवाएंगे। और जो लोन जो दिलवाएंगे वो सरकार जो दिलवाएगी लोन, जिससे कि उनको लोन मिल जाए। तो प्रावधान अगर वो कह रहे हैं 1,20,000 करोड़ हम खर्च करेंगे आंध्रा में और बिहार में, तो उसका हो सकता है 10, 12, 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान अभी करके, और वो बाकी चीजें जब 5 साल में होंगी, बाकी लोन से आएंगी, तरह तरह से आएंगी। तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई जो तब्दीली दिख रही है हमारे जो बजट में जो ट्रांसफर टू द स्टेट्स है। अच्छा, जिस वक्त ये चर्चा हो रही थी कि ये लोग एक स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं या विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, उस वक्त कई अर्थशास्त्रियों ने इस मांग की आलोचना की थी। उनका कहना यह था कि इन दोनों राज्यों के पास पैसा खर्च करने की क्षमता ही नहीं है। इन दोनों राज्यों का जो निकट का आर्थिक इतिहास बताता है, इनको जो पैसे दिए भी गए या जो उन्होंने पैसे कहीं से लिए भी, उन पैसों को भी ये खर्च नहीं कर पाए, और उसका बड़ा हिस्सा है ना वापस करना पड़ा, वो लैप्स हो गया। मतलब जो है, तो जिन राज्यों को पैसा खर्च करने की क्षमता ही नहीं है, उनको विशेष आर्थिक पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा वगैरह क्यों दिया जाना चाहिए? ऐसा है कि आप देखते हैं दोनों प्रांतों की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। अगर वहां पे इम्प्रूवमेंट करना है तो उनको कुछ ना कुछ मदद तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये समस्या तो उनकी है ही। बिहार तो सबसे गरीब है, जो बड़े प्रांत हैं उनमें सबसे गरीब बिहार है, सबसे उसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है बिहार की। दूसरी समस्या क्या है कि वहां से जो कैपिटल होता है बिहार वगैरह से, वो बाहर निकल के दिल्ली बंबई आ जाता है, क्योंकि वहां डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो पहले तो गरीब प्रांत होने की वजह से उसकी सेविंग कम है, और उसकी सेविंग का भी आधा हिस्सा प्रांत से बाहर निकल जाता है, तो गरीबी और बढ़ जाती है। तो जो फिस्कल डेवल्यूशन होता है हमारा, वो फिस्कल डेवल्यूशन जो प्राइवेट फ्लोज है उसको काउंटर नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको मदद करना चाहिए, जिससे जो गैर बराबरी देश में है वो कम हो जाए। तो ये एक समस्या हमारे देश में हो रही है सन 2001 से, जब चंद्रबाबू नायडू ने ये बीड़ा उठाया था। उन्होंने कहा कि जो उन्नत प्रांत हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनको उतना पैसा मिल नहीं रहा है। तो हमारा जो फेडरलिज्म है उसमें हमें गैर बराबरी कम करना भी एक बड़ा गोल है। तो गैर बराबरी कम करने के लिए जो जब गरीब प्रांत हैं जहाँ पे समस्या है, उनको मदद करना जरूरी है।
पर मेरा मानना है कि अमरावती के कैपिटल के प्रोजेक्ट की जगह वहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव एसेट्स होते, वहाँ पे कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वगैरह लगाए जाते, जिससे कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट वगैरह हो। वहाँ पे जो कृषि है, कृषि जो है वहाँ पे अच्छा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई वगैरह के साधन है, उसमें कुछ मदद वगैरह मिलती, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था ज़्यादा और सुदृढ़ होती। तो मेरा मानना है कि ये जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, ये कॉर्पोरेट सेक्टर के हित के लिए हैं, ये असंगठित क्षेत्र के हित के लिए नहीं है। हमें असंगठित क्षेत्र में जो माइक्रो सेक्टर है, स्मॉल सेक्टर है, जो कृषि है, वहाँ पे सोचना चाहिए कैसे आमदनी बढ़ाएँ, जिससे कि वहाँ पे माँग बढ़े, जिससे माँग बढ़ने से फिर ज वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन वगैरह खुद हो। अच्छा, आपने जो भी बड़ी अच्छी रोशनी डाली और बहुत सारे ऐसे जटिल पहलुओं पे भी प्रकाश डाला, जो आमतौर पर हमारे जैसे लोग नहीं समझ पाते हैं उनको, क्योंकि हम लोग बजट के दस्तावेजों का उस तरह से अध्ययन करते भी नहीं है और करने में सक्षम भी नहीं है, क्योंकि वो एक तकनीकी उसके लिए एक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे पास या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है। तो इससे तो मेरे ऊपर ये छवि पड़ती है और मैं आपसे पूरी तरह सहमत भी हूँ कि इस बजट के बावजूद या ऐसे कुछ और बजटों के बावजूद बेरोजगारी और महंगाई की समस्या और लोगों की आमदनी घटने की समस्या, रियल वेजेस के और कम होने की समस्या और बाजार में मांग के और भी घटते जाने और जड़ता में फंस जाने की समस्या न केवल बनी रहेगी बल्कि और भी संगीन होती चली जाएगी। जी हाँ। जी अच्छा, हाँ, अब ये मैंने सोचिए, वायर का आर्टिकल अगर ये पूरी प्रक्रिया इसी तरह चलनी है और सरकार के पास ना तो इससे दुरुस्त करने का कोई इरादा है और मुझे लगता है न ही सरकार के पास उसको दुरुस्त करने की कोई तरकीब है, ना इच्छा शक्ति है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम है। तो ऐसी स्थिति में तो जो लोग 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं, मुझे लगता है कि ये तो सरकार और उसका नेतृत्व बुरी तरीके से अलोकप्रिय होता ही चला जाएगा। जी हाँ, मैंने इसीलिए अपना वायर के आर्टिकल में जो लिखा था बजट के दिन, मैंने कहा कि जो अगर यही रुख रहा तो हमारे देश की हालत और बदतर होती चली जाएगी। जो जी, आज हमारा यूथ है, जो परेशान है, जो जी। हताशा और निराशा का शिकार है, और जो हुँ, एक तरह से सब्सटेंस अब्यूज़ में चला जा रहा है, वो हाँ, सब्सटेंस अब्यूज़ के वजह से हमारे परिवारों में वायलेंस आ गई है, क्योंकि जब छीना-झपटी हो रही है, लोग अपने मतलब माता-पिता पे अटैक कर रहे हैं, बच्चे, उनको पैसा चाहिए वगैरह-वगैरह, और जो नेबरहुड में वो जो चोरी-चपाटी जो बढ़ती जा हुँ, रही है, ये एक तरह से अराजकता की तरफ हम जा रहे हैं। और इसका उदाहरण हमको दिख रहा है दुनिया में, जगह-जगह यूथ प्रोटेस्ट कर रहा है। बांग्लादेश में भी देखिए क्या हुआ, श्रीलंका में अभी थोड़े समय पहले क्या हुआ, और जगह भी यूथ बहुत प्रोटेस्ट कर रहा है, क्योंकि बेरोज़गारी की समस्या बढ़ती चली जा रही है। और जैसे-जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल और बढ़ेगा, ये समस्या और बढ़ जाएगी। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ तो सॉफ्टवेयर वालों को या उनको काम मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो यूथ है जिसके पास शिक्षा का अभाव है, और अभी एसर की रिपोर्ट जो आपने देखा होगा 5 महीने पहले आई थी, जिसमें बताया जी, कि 14 से 18 साल के 40% बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई-लिखाई और गणित नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब हुँ, है 95% हमारे जो बच्चे हैं, वो आज हुँ, ट्रेन नहीं हो सकते हैं एआई के और सॉफ्टवेयर के और इस सब के उसमें, तो किस जी, प्रकार का काम उनको मिलेगा? जब हुँ, आप ये देखिए, जो मैकेनिकल काम है, वो तो एआई से हुँ, डिस्प्लेस हो जाएगा। यहाँ तक कि जी, टीचर का काम भी थोड़े हद तक वो डिस्प्लेस हो जाएगा, डॉक्टर का काम भी डिस्प्लेस होगा, इंजीनियर का काम भी होगा, आर्किटेक्ट का भी होगा, और अब तो 3D प्रिंटिंग से आप घर भी बना सकते हैं, तो उसमें मिस्त्री मजदूर के भी डिस्प्लेस होने की संभावना नजर आती है। तो इसलिए जी, जो एआई का जो चैलेंज है, वो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से एआई का चैलेंज बार-बार मेंशन कर रहा हूँ अपने सारे टॉक्स में, कि बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, इसके लिए तैयारी आज से करनी पड़ेगी। इसके लिए शिक्षा का जो हमें बेहतरी करना बहुत ज़रूरी है। जो हम मैं पिछले 30 साल से कह रहा हूँ, लर्निंग हाउ टू लर्न, मतलब ये हमें सीखना है कि कैसे हम अपने आप को सिखाएँ। हमारी शिक्षा इस प्रकार की हो, क्योंकि अब समय बदलता जाएगा, उसमें नई-नई चीज़ें होती रहेंगी, तो हमको उसके साथ ढालना पड़ेगा अपने आप को। तो हर बच्चे को लर्निंग हाउ टू लर्न ये सीखना पड़ेगा, जिससे कि जैसे-जैसे समाज में बदलाव आएगा, वो भी अपने आप को बदलता चला जाएगा। यानी कि हुँ, शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और शिक्षा में हम पिछड़ गए हैं, इसीलिए चीन से हम मात खा रहे हैं। अभी इस बजट में हम अपना चीन को अपना मार्केट खोल के दे रहे हैं। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो है अपना कैपिटल लेके आइए यहाँ पे, क्योंकि अभी तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। हम जो हाई टेक्नोलॉजी गुड्स वहाँ से लाते हैं और लो टेक्नोलॉजी गुड्स भी लाते हैं। गणेश की मूर्ति है, जो रांझा है, ये सब भी वहाँ से आ रहा है, और हाई टेक्नोलॉजी में हम जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और ये ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स वगैरह, ये भी वहाँ से मंगवा रहे हैं। तो हम चाहते हुए भी उनसे ट्रेड कम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये सोचा जा रहा है कि वहाँ से कैपिटल आ जाए। अभी तक हम कोशिश कर रहे थे कि वहाँ का कैपिटल रिस्ट्रिक्ट हो जाए, इंडिया में ना आए, पर अब बजट में ये बात उभर के आ रही है। तो इसलिए इसका मतलब है कि हमने हथियार डाल दिए हैं।
अब हमने मान लिया है कि हम चीन से टक्कर नहीं ले सकते, हम चीन के सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये मतलब जो एक बदलाव जो दिख रहा है सरकार के रुख में, क्योंकि सरकार तो अभी क्या तक बजट में इस तरह के प्रावधान हैं प्रोफेसर साहब के चीन की कैपिटल आए, इस तरह के नहीं, प्रावधान हैं बजट में? मतलब वो जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको कम अच्छा। करने की बात है, और जो ये कहा जा रहा है कि वहां से इन्वेस्टमेंट इंडिया आए, तो वो आप मतलब पॉलिसी के तौर पे करेंगे। चीन तो जो इन्वेस्ट करेगा सो इन्वेस्ट करेगा, और आपने देखा भी आज से 4-5 साल पहले कि बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं और बहुत सारी नई कंपनियां, उनमें चाइनीज कैपिटल बहुत आ रहा था। तो जैसे कि बड़ी बड़ी हमारी जो स्टार्टअप कंपनियां थी उनमें क्या चाइनीज कैपिटल बहुत ज़्यादा था, तो वो उसको हमने रोक लगाया, उस पर हमने थोड़ी पाबंदी लगाई थी, कोशिश किया था कि जब वो बॉर्डर पे हमारे साथ परेशानी कर रहे हैं तो हम उनसे इतना रिश्ता ना करें, पर हम ट्रेड रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए, हम उनके जो बाकी और चीज़ें उसको रेस्ट्रिक्ट, यहाँ तक कि अमेरिका तक घबरा गया है चीन से। अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है हाई टेक्नोलॉजी चीज़ों को जो चीन में करने का, और जो वहाँ पे जो अमेरिकन जो सिटीजन थे जो चाइना में काम कर रहे थे हाई टेक्नोलॉजी में, उनको वापस बुला लिया पिछले साल। तो यानी कि चीन भी, अमेरिका भी घबराया हुआ है, और हमें भारत में तो हम उनसे टक्कर ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो तो 3% अपने जीडीपी का R&D में खर्च कर रहे हैं, हम 0.7% खर्च कर रहे हैं, और उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 5 गुनी ज्यादा बढ़ी है, तो यानी कि वो हमसे R&D में 20 गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो इसीलिए वो दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए हैं। वो जिस स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना उनकी स्केल इकोनॉमी है और जितना उनका लेवल प्रोडक्टिव है, उसके चलते हुए वो सब देशों को बीट कर दे रहे हैं, तो हम भी उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जब आरसेप को साइन करने गए थे 2019 में, और लास्ट मिनट पे हमने आरसेप साइन नहीं किया, तो दोनों तरफ से हमें नुकसान हुआ। आरसेप के हिस्से होते तो हम उसका ट्रेड एग्रीमेंट होता, आरसेप के बाहर है तो भी उन्हीं देशों से ट्रेड करना पड़ रहा है, लेकिन हमें जो उस पर जो टैरिफ देना पड़ रहा है। तो इसलिए जो इस समय हमने एक तरह से हथियार डाल दिए हैं कि चीन से हम टक्कर नहीं लेंगे, ये बजट में ये भी रिफ्लेक्शन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो जितनी जिज्ञासाएं थी सब आपसे पूछी, और बीच में फोन करके आपसे और पूछता रहूंगा। जी हाँ जी, शुक्रिया। एक आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूं, मैंने अभय जी से भी किया था कि हमारा देश एक बड़ा नारा दे रहा है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत की खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं। पिछले शुक्रवार को 8 दिन पहले उप वायुसेना प्रमुख ने एक बात कही कि आत्मनिर्भरता का नारा हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे फाइटर प्लेन की कमी से जूझ रहे हैं और हमारी आत्मनिर्भरता का नारा यहाँ बिल्कुल खोखला है। तो उप वायुसेना प्रमुख अगर ये बात कहते हैं तो ये किस तरफ इशारा करता है कि आत्मनिर्भरता का नारा हमें खत्म करना चाहिए, छोड़ना चाहिए और दुनिया से सब सामान लेना चाहिए, या अपने यहाँ जिसको कहते हैं रिसर्च बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, ये स्ट्रेटजी के तौर पे करना पड़ेगा। देखिए, जो R&D होता है उसके लिए आपको हायर एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमारा जो शिक्षा पे खर्च है वो 3.8% से ज़्यादा नहीं हुआ है पब्लिक सेक्टर एजुकेशन पे। मतलब जो टारगेट था वो तो 6% था। मलेशिया वगैरह तो 10% तक जो अपना शिक्षा पे जब पब्लिक एजुकेशन वगैरह पे खर्च किया उन्होंने, और इसीलिए उन्होंने सारे बच्चे स्कूल में आ गए 1965 तक। हमारा भी गोल था, लेकिन हमारे यहाँ हम वो नहीं किया हमने। तो हमने शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी, इसीलिए R&D को प्राथमिकता नहीं दी है, इसीलिए R&D का खर्चा हमारा 0.7% है जीडीपी का, जबकि जो और उन्नत देश है उनका ज़्यादा है। चीन का 3% है, साउथ कोरिया का सुनने में आता है कि 3.5% है, इसराइल का 4-4.5% जीडीपी का है। तो अगर हम आगे की सोचेंगे, और किस प्रकार से जो वैश्वीकरण है वो टेक्नोलॉजी का आज कंपटीशन है, जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो हावी हो जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी हम कमज़ोर रह गए हैं क्योंकि हमने ये किया नहीं। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि हमने 1985 से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA बनाने का प्लान बनाया, आज तक वो कामयाब नहीं हो पाया। अब 40 साल हो रहे हैं और वो LCA अभी भी अंडर पावर्ड है। हमको जो इंजन बनाना संतोष था, जी बताया था आपको उसके बारे में। हाँ, कावेरी जो इंजन आप जो LCA वाली बात मैंने बताई थी संतोष जी। हाँ, तो कावेरी जो इंजन है वो अंडर पावर्ड है। तो अब हम पहले G404 इंजन इस्तेमाल कर रहे थे जो 1980 की टेक्नोलॉजी है, अब वो G414 दे रहे हैं जो 1993 की टेक्नोलॉजी है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी भी हमें नहीं मिल रही है। अब जो G414 है वो ज़्यादा लंबा इंजन है, तो हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन बदलना पड़ रहा है, उसके लिए भी 6 साल लग जाएंगे। तो यानी कुल मिला के हम टेक्नोलॉजी में, चाहे वो मेन बैटल टैंक ले लीजिए, चाहे न्यूक्लियर सबमरीन ले लीजिए,
चाहे हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर ले लीजिए, चाहे हमारा जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ले लीजिए, हम सब में टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे हैं क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी में वो किया नहीं है जो हमें करना चाहिए था, जिसके लिए हमें शिक्षा में ज़बरदस्त सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति है वो रट्टा मार के सीख के उससे हम अपनी कैपेसिटी नहीं बिल्ड कर पाते। ये बात ज़रूर है कि हमारे यहाँ से 10-15 हज़ार बहुत हाईली ट्रेंड वर्ल्ड क्लास लोग प्रोड्यूस करते हैं, पर वो एक एक्सीडेंटल है, हमारा सिस्टम नहीं प्रोड्यूस कर रहा। सिस्टम तो बहुत ही मतलब लो लेवल के कैपेबिलिटी वाले लोगों को प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारे यहाँ वो कैपेबिलिटी नहीं है क्योंकि हम जो शिक्षा पे वो ध्यान नहीं दे रहे। स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, हायर एजुकेशन, पीएचडी। अब आपने देखा कि वो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का वो बेचारा जो छात्र जो एक रिसर्च करना चाहता था, वो रिसर्च आप उसको नहीं करने देना चाह रहे क्योंकि वो लगता है आपको कि जो पॉलिटिकली सेंसिटिव है, और वो जो टीचर है उनको रिजाइन करके वापस श्रीलंका जाना पड़ रहा है। तो ये दिखा रहा है कि हम अगर इस तरह से अपनी हायर एजुकेशन को चलाएंगे तो R&D नहीं हो सकता है। R&D के लिए खुली छूट चाहिए, एक लिबरल एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें आप तरह तरह के जो विचारों को, तरह तरह के आइडियाज को आप जो करें। वो सोशल साइंस में हो सकता है कि पॉलिटिकली सेंसिटिव हो, पर साइंसेज में भी चाहिए। पर हमारा जो स्ट्रक्चर है हायर एजुकेशन का वो एक फ्यूडल स्ट्रक्चर है, जो ऊपर जो वाइस चांसलर होगा या जो प्रिंसिपल होगा वो हावी हो जाता है, वो ऑटोनॉमी नहीं देता। तो ऑटोनॉमी अगर नहीं मिलेगी तो फिर रिसर्च कैसे होगी? रिसर्च तो तभी होगी जब सारे आइडियाज को आप जो करेंगे। तो जैसे कि मैं प्रिंसटन गया था फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए, तो मैंने देखा किस तरह की खुली छूट मिलती है आपको, किस तरह की जब मतलब एक एनवायरनमेंट बिल्ड करते हैं आप, एकेडमिक एनवायरनमेंट। वो एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में एकेडमिक एनवायरनमेंट नहीं बिल्ड होती है। तो इसलिए हमें बड़े लेवल पे अगर हमें आत्मनिर्भर होना है तो बड़े लेवल पे शिक्षा में खर्च भी करना पड़ेगा, उसमें जो रिफॉर्म भी करना पड़ेगा, उसमें जो फ्यूडल एलिमेंट्स हैं जो एक जो ऑटोनॉमी कर्व करते हैं उसको खत्म करना पड़ेगा। तो ये एक लंबा प्लान, कम से कम 10 साल का प्लान बना के हमें चलना पड़ेगा। हम नी जर्क रिएक्शन करते हैं कि अभी ये हो गया तो हम चीन के खिलाफ ये कर देंगे, हम उसके खिलाफ वो कर देंगे। ये नी जर्क रिएक्शन से आप जो आत्मनिर्भर नहीं होने वाले हैं। और ये अब साफ दिख गया है कि इस बजट में जो कहा गया कि अब जो वहां से हम कैपिटल को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये दिख रहा है कि अब आत्मनिर्भरता तो आपने छोड़ दी क्योंकि आप बाहर से कैपिटल लाने की सोच रहे हैं। उसी तरह शिक्षा में आप करेंगे, बाहर की यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी और वो अपने कैंपस यहाँ सेटअप करेंगी। तो एक तरफ हम कहते हैं कि डीकोलोनाइजिंग द इंडियन माइंड, और फिर जब बाहर की यूनिवर्सिटीज आएंगी तो उससे डीकोलोनाइजेशन थोड़ी ना होगा, वो अपना फ्रेमवर्क लेके आएंगी। तो एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। वो मतलब जो हमारे जो नीति निर्धारक हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से एक बड़े देश के लिए हम किस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाएं जिससे कि हम आत्मनिर्भर भी हों और एक दुनिया में पावर बन के निकले हैं, जो विश्वगुरु की बात है। विश्वगुरु हम नारा देते रहते हैं पर विश्वगुरु हो नहीं पा रहे हैं। धन्यवाद अरुण सर। आपने बहुत विस्तार से सब बताया, और खासकर प्रोफेसर अभय दुबे ने जो आपसे सवाल किए, उन सवालों ने हमारे मन की कई शंकाओं को दूर किया। तो आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। अभय जी, मुझे लगता है कि आज का प्रोग्राम बहुत ही सार्थक प्रोग्राम रहा, और अगले हफ्ते हम फिर 11 बजे मुलाकात करेंगे। और तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। आपका जो दर्शकों कमेंट है वो कमेंट हमें जरूर भेजिए जैसे आप भेजते हैं। बहुत बहुत प्रोफेसर साहब आपको धन्यवाद। और अभय जी, शो समाप्त करने की इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।